जय हिंद। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो बायोलॉजी है उसमें का लास्ट वीडियो है चैप्टर 7 का। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, डार्विनवाद। तो डार्विनवाद क्या होता है, यानी डार्विनिज्म क्या है। डार्विनिज्म एक वैज्ञानिक का नाम है। उसके जो जीवन काल है 1809 से 1882 तक उन्होंने जीवित रहे। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि डार्विनवाद होता क्या है। देखिए, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एक अंग्रेजी प्रकृति वैज्ञानिक थे। जो डार्विन का पूरा नाम क्या है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। उनका पूरा नाम क्या है डार्विन का, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एक अंग्रेजी प्रकृति वैज्ञानिक थे। उन्होंने कौन वैज्ञानिक थे, अंग्रेजी प्रकृति वैज्ञानिक थे। हाँ, एक और बात बता दें कि इस जो टॉपिक है, यह टॉपिक में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसको पूरा आप लोग ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते चलिएगा। हम ऑब्जेक्टिव जहाँ मिलेगा वहाँ पर हम आपको बताते चलेंगे। देखिए यहाँ जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव निकला कि डार्विन का पूरा नाम क्या है, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है डार्विन का पूरा नाम, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन क्या थे, तो अंग्रेजी प्रकृति वैज्ञानिक थे। क्या थे, अंग्रेजी प्रकृति वैज्ञानिक थे, ठीक है। उसके बाद आगे, क्रम विकास की व्याख्या के लिए पद्धति प्रकृति चुनाव यानी नेचर सिलेक्शन के सिद्धांत को डार्विनवाद कहते हैं। एक बार देखिए इसको फिर से। जो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे, उन्होंने एक अंग्रेजी प्रकृति के वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्रम विकास की व्याख्या के लिए, जो एवोल्यूशन है उसकी व्याख्या के लिए प्रसिद्ध प्राकृतिक चुनाव किए। जो उन्होंने चुनाव किया नेचर सिलेक्शन का सिद्धांत को, जो उनका यह सिद्धांत है उसको हम लोग क्या डार्विनवाद कहते हैं। अब दूसरा जो, अब चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे यहाँ है कि डार्विनवाद का जन्म 12 फरवरी 1809 को हुआ था। ऑब्जेक्टिव यहाँ निकला कि डार्विन का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन में अगर रहेगा 12 फरवरी 1809, 12 फरवरी 1809 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने एडिनबरा में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया। अब दूसरा फिर यहाँ ऑब्जेक्टिव निकला कि उन्होंने चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन कहाँ किया, तो एडिनबरा में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया। एडिनबरा में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया, ठीक है। आगे, लेकिन बाद में चिकित्सा शास्त्र छोड़कर एक गिरजाघर में काम करने लगे। जब उन्होंने बाद में यह चिकित्सा शास्त्र था उसे छोड़कर कहाँ काम करने लगे, एक गिरजाघर में काम करने लगे। एक गिरजाघर में काम करने लगे, ठीक है। काम करने के लिए कैम्ब्रिज के स्नातक किए। जो उन्होंने थे डार्विनवाद यानी डार्विन, वह कैम्ब्रिज से स्नातक किए। अब दूसरा यहाँ ऑब्जेक्टिव बना कि डार्विन ने स्नातक कहाँ से किए, तो उस जगह का नाम था कैम्ब्रिज से उन्होंने स्नातक किए, ठीक है। उसके बाद वे प्राकृतिक प्रेमी थे। फिर दूसरा एक ऑब्जेक्टिव निकला कि वे क्या थे, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको जो क्वेश्चन का आंसर देना है, तो वे प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति प्रेमी थे, उन्होंने जो थे वह प्रकृति प्रेमी थे। आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। और जब उन्हें संप्रेषण के लिए HMS बेगले नामक जहाज़ पर संसार यात्रा करने का अवसर मिला, तब उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। अब देखिए, उनको घूमने के लिए, उनको अध्ययन करने के लिए एक
जहाज़ का नाम है HMS बेगले। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि डार्विन को घूमने के लिए कौन सा जहाज़ पर बुलाया गया, तो जहाज़ का नाम है HMS बेगले। HMS बेगले, HMS बेगले नामक जहाज़ पर संसार यात्रा करने का अवसर मिला। जब उन्हें बोला गया सरकार की तरफ से कि आप अध्ययन के लिए आप यह जहाज़ है, इस पे आप जा कर के संसार की यात्रा करें और उसे आकर के आप अपने बुक या जो भी है उसमें आप बताएं। तो उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिए कि हाँ हम जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। 1831 से 1836 तक HMS बेगले की इस यात्रा के दौरान उन्होंने जंतुओं और पौधों की विभिन्नता की व्याख्या करने के लिए विभिन्न तथ्यों को संग्रह किया। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव और निकला कि अब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि डार्विन ने जो HMS बेगले नामक जहाज़ है उस पर कितने साल जो उन्होंने घूमा, तो 1831 से 1836 तक घूमे तो 5 साल हुआ। तो अब डेट में पूछेगा तो आप लोग अगर ऑप्शन के हिसाब में अगर 1831 हुआ, 1831 से 1836 हुआ तो आप लोग 1831 से 1836 मानेंगे, या 5 साल उन्होंने उस जहाज़ पर यात्रा किए। और उस दौरान उन्होंने जो जंतु और पौधा हैं उनकी भिन्नताओं को व्याख्या करने के लिए विभिन्न तथ्यों का संग्रह किए, अध्ययन करके उन्होंने अपने बुक में लिखे। चलिए आगे देखते हैं। डार्विन ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस पृथ्वी पर प्रकृति चुनाव से ही अधिक आबादी का नियंत्रण होता है। जो उन्होंने बोले कि जो प्रकृति चुनाव होता है ना, उसी से अधिक आबादी का नियंत्रण होता है। उन्होंने अपने सिद्धांत को अपने पुस्तक, अब देखिए यहाँ उनके पुस्तक का नाम आ रहा है, तो उनके पुस्तक के नाम को हम लोग जानते हैं। तो उन्होंने अपने पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उनके पुस्तक का नाम क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक। उनका जो बुक था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक था, उन्होंने उसी बुक में अपना प्रकाशित किए, जिसमें प्रकृति चुनाव से संबंधित कुछ तथ्यों को शामिल किया गया। जो उनका बुक था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उन्होंने जो भी संग्रह किए थे HMS बेगले नामक जो जहाज़ था उन पर घूम करके वो अपने बुक में लिखे द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कि हम कहाँ कहाँ क्या किए, जंतुओं और पौधों के बारे में क्या क्या हम अध्ययन किए, उस सबको उन्होंने अपने बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखे। अब देखिए उनसे जो प्रकृति चुनाव से संबंधित कुछ तथ्यों को सम्मिलित किया गया, तो वह कौन कौन सा तथ्य था उन्हें हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में ज़रूर पूछेगा कि जो डार्विनवाद था या डार्विन था, उसके जो उनका बुक था, उनके बुक का नाम क्या है। तो आप लोग जान गए कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है उनके बुक का नाम। अब देख लेते हैं जो उन्होंने कौन कौन से तथ्य सम्मिलित किए थे तो उसको देख लेते हैं हम लोग। 1 नंबर देखिए, यहाँ 1 नंबर है, हम लोग देख लेते हैं। 1 नंबर में जो 1 नंबर में था, विभिन्नता की सर्वव्यापकता, विभिन्नता की सर्वव्यापकता, सर्वव्यापकता। दूसरा पॉइंट है प्रगुणन या प्रजनन तेज दर, प्रगुणन या उसी को प्रजनन का तेज दर। ठीक है, आगे देखिए उनका अगला जो तीसरा पॉइंट था उनका, देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है उनका
भोजन और वास स्थान के कमी के कारण अस्तित्व के लिए संघर्ष। भोजन और वास स्थान की कमी। भोजन और वास स्थान की कमी के कारण अस्तित्व के लिए संघर्ष। अस्तित्व के लिए संघर्ष। आगे देखिए, अब उनका चौथा पॉइंट था योगतम की आजीविता और अयोग का विलोपन। उनका चौथा पॉइंट था योगतम की आजीविता। योगतम की आजीविता और अयोग का विलोपन। ठीक है, उनका अगला देखते हैं हम लोग पांचवा पॉइंट। तो उनका पांचवा पॉइंट क्या था देख लेते हैं। उनका पांचवा पॉइंट है उपयोगी भिन्नताओं की वंशागति। उपयोगी भिन्नताओं, जो उनका उपयोगी विभिन्नता था उनका वंशागति, विभिन्नताओं की वंशागति। यह जो उनका 5 पॉइंट था, उनको 5 पॉइंट से बहुत ज़्यादा जो उनके बुक में था, यह पाँचों पॉइंट उनके बुक में लिखा गया था। उनके बुक जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक है उसमें यह 5 विभिन्नता लिखा गया था। तो फर्स्ट है विभिन्नता की सर्वव्यापकता। दूसरा पॉइंट है प्रगुणन या प्रजनन का तेज दर। 1 नंबर हो गया है, दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट है भोजन और वास स्थान के कमी के कारण अस्तित्व के लिए संघर्ष। चौथा पॉइंट है योगतम की आजीविता और अयोग का विलोपन। और उसके बाद पांचवा पॉइंट है उपयोगी भिन्नताओं की वंशागति। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हम लोग का वीडियो यह हुआ समाप्त। हम लोग यह जो 7वां चैप्टर है वह हम लोग का समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे 8वां चैप्टर। तो हम लोग का 8वां चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। जो हम लोग का 8वां चैप्टर है उसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो उसको हम लोग जानेंगे इसके अगले वीडियो में। अब यह वीडियो तो हम लोग का हुआ समाप्त 7वां चैप्टर के लिए। तो 7वां चैप्टर को आप लोग पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद हम 8वां चैप्टर को फिर बना करके वीडियो डालेंगे। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं अगर क्विज़ के लिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और मेरे फेसबुक पेज का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स